सो हाय एवरीवन, दिस इज़ येट अनदर वीडियो ऑन साइकोपैथोलॉजी। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, जिसे हम एबनॉर्मैलिटी भी बोलते हैं। तो अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत लोगों को बोल देते हैं, अरे वो तो पागल है, अरे वो तो एबनॉर्मल है ना। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, एबनॉर्मैलिटी क्या होती है, आज हम उसको जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और एज़ यूजुअल मैं जैसे बोलती हूँ कि साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसे अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एब को अगर मैं डिवाइड करूँ इस टर्म को, तो इट बिकम्स एब नॉर्मल। एब का मतलब होता है अवे, सो इट बिकम्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एबनॉर्मल बिहेवियर रेफर्स टू अ बिहेवियर विच इज़ नॉट नॉर्मल। जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है उसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, सो इट इज़ अ बिहेवियर दैट इज़ अनयूजुअल, बिजार एंड आउट ऑफ ऑर्डिनरी। ये हो गया इसका मीनिंग एबनॉर्मल बिहेवियर का, कि ऐसा बिहेवियर जो अनयूजुअल हो, जो बिज़ार हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो, और जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो। ठीक है, और वो अनयूजुअल हो मीन्स जैसे उस पर्सन को बिहेव करना चाहिए वो वैसे ना कर रहा हो। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करी थी, इस एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं थी, क्योंकि एबनॉर्मल को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप किस तरह से उसे डिफ़ाइन करोगे, क्योंकि कुछ बिहेवियर जो हैं वो किसी पर्सन को नॉर्मल लग सकते हैं और वही सेम बिहेवियर दूसरे पर्सन को एबनॉर्मल लग सकता है। लेकिन फाइनली एक डेफिनेशन आई थी जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया था, और वही डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो बिहेवियर दैट इज डेविएंट फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स, डिस्ट्रेसिंग टू द इंडिविजुअल or to close person, and dysfunctional to everyday living, or dangerous to self or others is called abnormal behavior। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से एबनॉर्मल बिहेवियर एक वो बिहेवियर होता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स से डेविएंट हो। डेविएंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट हो, और उस इंडिविजुअल के लिए वो डिस्ट्रेसिंग हो, या फिर उसके जो क्लोज पर्सन है उसके लिए डिस्ट्रेसिंग हो, और डिसफंक्शनल हो टू एवरीडे लिविंग, मतलब उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे कुछ प्रॉब्लम आती हो अपने डे टू डे फंक्शन परफॉर्म करने में, और डेंजरस टू सेल्फ और अदर्स, और वो उसके बिहेवियर जो है वो या तो उसके खुद के लिए डेंजरस हो, और या अगर किसी और के लिए भी डेंजरस है तो भी इट्स हार्मफुल। तो ये सारी चीज़ें अगर उस बिहेवियर में हैं तो वो बिहेवियर क्या कहा जाएगा, वो बिहेवियर कहा जाएगा एबनॉर्मल बिहेवियर। अब यहाँ पे 4 टर्म्स यूज़ हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ डेविएंट, सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रेसिंग, थर्ड इज़ डिसफंक्शनल एंड फोर्थ इज़ डेंजरस। इनको हम एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और यही 4 वर्ड्स जो हैं वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेविएंस फ्रॉम
सोशल नॉर्म्स। तो डेविएंस का मतलब होता है डिफरेंट, तो वो सोशल नॉर्म्स से जब डिफरेंट हो तब वो एबनॉर्मल कहा जाता है। अब सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? अगर आपने सोशल साइकोलॉजी पढ़ी होगी या आपने मेरी लेक्चर देखे होंगे यूट्यूब पे सोशल साइकोलॉजी पे, तो मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया था सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। तो सोशल नॉर्म्स वो नॉर्म्स होते हैं जो एक सोसाइटी के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो कहीं पे लिखे हुए नहीं होते कि सोसाइटी में आपको ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे फंक्शन करना है, ऐसे ड्यूटीज़ हैं आपकी, लेकिन वो एक अनरिटन रूल्स होते हैं जो हर किसी कोई फॉलो करता है कि एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ऐसे बिहेव करना है। जब वो पर्सन उन सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता या उन सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं करता, तब वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कहीं पे किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे सब शोक मना रहे हैं उसकी डेथ का, राइट। वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं, एवरीवन इज़ इन वाइट क्लोथ्स हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं या शांत हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा पर्सन भी आ जाता है जो वहाँ पे जाके हंसने लग जाता है। वहाँ पे जाके मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और मतलब सबको दिखा दिखा के हंस रहा है, और मतलब बहुत ही उसका अनयूजुअल बिहेवियर वो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यू आर एक्सपेक्टेड टू क्राई, और इफ़ यू डू नॉट क्राई यू हैव टू रिमेन काम, यू हैव टू रिमेन क्वाइट, राइट। लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, और कॉन्शियसली उसे वो चीज़ पता है नहीं पता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, सबको दिखा दिखा के हंस रहा है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, विच इज़ डेविएंट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, विच इज़ डेविएंट फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशन, जो आपसे एक सोसाइटी में आपसे एक्सपेक्ट करे जाए और वो आप चीज़ नहीं कर रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? दूसरा है, यहाँ पे हमने लिखा था डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग डिस्ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आप अपने इमोशंस के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, सो यू कांट कोप अप विद दैट, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कांट कोप अप विद इमोशंस, स्पेशली एंग्जाइटी हो गया या फिर फियर हो गया। तो ये सब थॉट्स आपके मन में, एंग्जाइटी रहती है ज़्यादातर टाइम, फियर रहता है, और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कभी भी हंस रहे हो, कभी भी रो रहे हो, इस टाइप से जो आपका एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, ठीक है, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो इट इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग टू यू एंड द पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है आपको भी, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी उस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, उनको भी उस चीज़ से असर पड़ रहा है। थर्ड टर्म इज़ डिसफंक्शन। अब यहाँ पे डिसफंक्शनल का क्या मतलब है? यहाँ पे डिसफंक्शनल का मतलब ये है कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो एबिलिटी है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको इतना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि आप अपनी नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है उसे ढंग से नहीं जी पा रहे हो, आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कांट कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपरली। आपको बार बार जो आपका फियर है, जो एंग्जाइटी है, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है, वो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है कि आप ढंग से अपने चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप उन चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो।
नाउ द लास्ट टर्म इज़ डेंजरस, या हम कह सकते हैं डेंजर। सो डेंजर में आपका जो बिहेवियर है उनसे आप खुद को या तो नुकसान पहुंचा रहे हो या दूसरों को पहुंचा रहे हो, या तो आप सुसाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, खुद को इंस्ट्रूमेंट से हार्म कर रहे हो, खुद पे नाइफ से खुद को काट रहे हो, या फिर खुद के ऊपर कुछ ना कुछ हार्म कर रहे हो, या फिर आप दूसरों को हार्म कर रहे हो, दूसरों को आप मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो उनके ऊपर, उनको सिक्योर फील नहीं करा पा रहे हो, उनको सेफ फील नहीं करा पा रहे हो अपने आसपास के लोगों को, देन इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विच हैज़ टू बी क्योर्ड एट द अर्लीस्ट, राइट। तो ये सब जब चीज़ें रहेंगी, ये सब जब कैरेक्टरिस्टिक किसी एक बिहेवियर में रहेंगी, तब वो बिहेवियर हम बोल सकते हैं कि वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। जब वो सोसाइटी के नॉर्म से अलग हो, जब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना कर सके और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेसिंग हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, उसके आसपास के लोगों के लिए हो, और जब वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ के साथ कोप अप ना कर सके, वो किसी भी चीज़ में ज़रा सी देर भी कंसंट्रेट ना कर सके, और या तो वो खुद को हार्म करने की कोशिश करता है या दूसरों को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तब उस बिहेवियर को हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। अब यहाँ पे आपने बात नोटिस करी होगी कि सबकी स्टार्टिंग जो है वो डी लेटर से है, तभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 4 डीज भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब डी से स्टार्ट हैं और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस वजह से 4 डीज, ठीक है। सो आई होप द पिक्चर इज़ क्लियर कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और कब किसी बिहेवियर को हम एबनॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द कॉजेज़ और द फैक्टर्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर ये कॉजेज़ को हमारे लिए जानना या साइकोलॉजिस्ट वगैरह के लिए जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सी कॉजेज़ जानने से क्या होगा, फर्स्टली हम ट्रीट कर पाएंगे उस डिसऑर्डर को, मेंटल इलनेस को, उस बिहेवियर को। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, किस रीज़न की वजह से कर रहा है, तब तक हम उसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाएंगे, राइट। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें मेंटल इलनेस के बारे में, हमें उन बिहेवियर्स को जानने के लिए काम आता है, उन्हें और ज़्यादा उनके बारे में स्टडी करने के लिए हमें कॉजेज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके आगे के कॉम्प्लिकेशंस जानना कि वो जो बिहेवियर है वो आगे फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ ला सकता है। तो ये सब जानने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रोग्नोसिस के लिए, उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमें कॉजेज़ का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बिहेवियर जो है ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो रहा है, ठीक है। 4 कॉजेज़ या फैक्टर्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो 4 फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर, नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजिकल, third is behavioral factor, and fourth and the last is socio-cultural factors, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज में हम कॉजेज़ को डिवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर भी सब कॉजेज़ हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको हम डिटेल में अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे फिज़िकल बॉडी में अगर कुछ दिक्कत होती है तब हम एबनॉर्मली बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं, तो उनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो फर्स्ट कैटेगरी इज़ जेनेटिक्स। एज़ वी ऑल नो जेनेटिक्स कितना मेजर रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करने में।
कि हमारे बाल का कलर क्या होगा, हमारे स्किन का टोन क्या होगा, हमारी आइज़ कैसी होंगी, हमारी हाइट क्या होगी, हमारा वेट कैसा रहेगा। इन सब चीज़ों पर जेनेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा असर रहता है। हमारे पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर पास ऑन होते हैं, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें डिटरमाइन होती हैं। सिमिलरली जो हमारी मेंटल इलनेस है, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो हमारे एबनॉर्मेलिटी है या नॉर्मेलिटी है, वो सब भी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में। तो अगर हमारे पेरेंट्स किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि वो चीज़ हमारे अंदर भी पास ऑन होगी। अगर किसी के पेरेंट डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके जो आगे की जनरेशन है वो उसमें भी वो उनके जीन्स जो हैं वो पास ऑन रहेंगे, तो जो रिस्क है उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो ही सेम प्रॉब्लम होने की। ठीक है, आई होप मुझे जेनेटिक्स में ऐसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करता है। आपने 9th-10th में बायोलॉजी पढ़ी ही होगी। सो सेकेंड थिंग इज़ हार्मोनल इनबैलेंस। जैसे जेनेटिक्स एक मेजर रोल प्ले करता है, ऐसे ही हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर उन हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, मतलब या तो वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं वो हॉर्मोन्स, या फिर वो हॉर्मोन्स जो हैं वो कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो उस वजह से हमारा जो बैलेंस है, वो हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसमें कहीं ना कहीं वो आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, तो उन हॉर्मोन्स में अगर कहीं पे भी इम्बैलेंस आ जाता है थोड़े बड़े अमाउंट में, तो हमारी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। सिमिलर टू दिस नेक्स्ट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। तो जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, देयर आर मैनी न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर कौन होते हैं, क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स जो हमारी ब्रेन से बॉडी तक हमारे मैसेज को पहुंचाती है, और हमारी बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। दोज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब उन न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस आ जाता है, देन ऑल्सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सब कौन से हैं? जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये सब मेजर हमारे ट्रांसमीटर्स हैं, गाबा है। तो जब इस न्यूरोट्रांसमीटर के सिस्टम में हमारा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है, इस सिस्टम में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो हमारी फंक्शनिंग को बहुत ही ज़्यादा लेवल तक इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, या तो इनका बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए, या इनका बहुत ही कम प्रोडक्शन हो, तब प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटीज़ मीन्स कॉम्प्लिकेशंस एट द टाइम ऑफ बर्थ। कॉम्प्लिकेशंस एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब हमारे बर्थ के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तब हमारे अंदर या तो फिज़िकल प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे मेंटली कुछ हमारे अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे अगर इसका मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, प्री मैच्योर बर्थ। बर्थ का जो टाइम होता है वो 9 महीने नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन अगर हम 9 महीने से पहले हो जाते हैं, मतलब ये नहीं 1-2 दिन पहले, मतलब बहुत टाइम पहले हो जाते हैं, तब हमारे या तो फिज़िकली हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, या हमारी मेंटल में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर लो वेट बर्थ हो रहा है, जिसे जनरली जो नॉर्मल वेट बर्थ के टाइम पे माना जाता है वो 2.5 से 3 किलो के बीच माना जाता है। अगर इससे कम वेट होता है, जैसे 1 किलो है, 1.5 किलो है,
तो जनरली लोगों को हैंडीकैप की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो लोग मतलब अपाहिज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि हमारा बर्थ कैसे हो रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटीज़ कैसी हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है बर्थ के टाइम पे ही हमें दिक्कत आए। हो सकता है जब हम अपने मदर की वूम्ब में हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर जो हमारी मदर है वो ड्रग्स ले रही है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, उन्हें डाइट अच्छी नहीं मिल रही है, तो भी उसका असर उसके बच्चे पर जाता है। सो आई होप बायोलॉजिकल फैक्टर्स इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि ऐसा मतलब ज़्यादा समझाने वाली चीज़ थी नहीं इसमें, ये ऑलरेडी खुद ही अंडरस्टूड है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स आते हैं वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में पहला आता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हमारी जो अर्ली ईयर्स में जो ग्रोथ होती है उस पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा है उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। अगर हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, एब्यूज़िव हैं हमारे ऊपर, और हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं हर चीज़ से, ठीक है, और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है हम उनसे कह भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चों को इनसिक्योर फील कराते हैं। बच्चा जो है वो सिक्योर फील नहीं करता है, वो अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से शेयर नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे प्यार नहीं करते, या फिर मेरे से कोई प्यार नहीं करता, नो वन इन दिस वर्ल्ड केयर अबाउट मी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा बच्चा जो है वो लोनलीनेस फील करने लग जाता है। उस बच्चे की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुकने लग जाती है, क्योंकि वो ओपन नहीं हो पा रहा है अपने पेरेंट्स के ऊपर। वो उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो बच्चा, वैसे वैसे और ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स उसके अंदर आती जाती हैं, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल ग्रोथ है या फिर ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो अफेक्ट करने लगती है। इस वजह से भी वो बच्चा जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, वो एंग्जाइटी हो जाती है। इस वजह से उसके अंदर जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट योर चाइल्ड द राइट वे। अपने बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए, अपने बच्चों की बातें ढंग से सुननी चाहिए, उनके साथ कभी भी उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत के टाइम पे उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं होंगे। सो राइट पेरेंटिंग इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अगर उसकी अर्ली लाइफ में, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उस टाइम पे, 1 साल का है, 2 साल का है, तभी से अगर पेरेंट्स उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, मार के धमका के हर चीज़ से रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब हर पेरेंट्स ये करता है, लेकिन एक होता है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो एक्सट्रीम लेवल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर वो एक्सट्रीम लेवल होता है छोटे से ही, जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो बच्चों को प्यार मिलना चाहिए एटलीस्ट, है ना। लेकिन अगर वो बहुत छोटा है तभी से उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है और हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी फील आ जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़, अच्छा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर ही आती है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी इज़ नथिंग डिफरेंट बट वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, कि जब पेरेंट्स अपने चाइल्ड को सेफ फील नहीं करा पाते तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और जो चाइल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, वो इनसिक्योर फील करने लग जाता है, और बहुत टाइम ऐसे में जो चाइल्ड है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, वो ड्रग्स लेने लग सकता है, वो गलत संगति में पड़ सकता है। तो दिस इज़
अटैचमेंट थ्योरी। नेक्स्ट इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। डिस्टॉर्टेड मतलब नेगेटिव सोच रखना, गलत सोच रखना। सो जब हमारी एक नेगेटिव सोच रहती है तो उसका हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे ओवरऑल हमारी फंक्शनिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। सो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग तब कही जाती है जब हम अपनी लाइफ के सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स को देख रहे हैं, हम अपनी लाइफ के पॉजिटिव इवेंट्स को नहीं देख रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने जो भी नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं हमारे साथ उनको ही लेके हम परेशान हुए जा रहे हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को ही बार बार एग्जैजरेट कर रहे हैं। तब हमारी थिंकिंग जो होती है वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, जो हमें डिप्रेशन दे सकती है, जो हमें एंग्जाइटी दे सकती है और हमारी मेंटल इलनेस, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई बुरा दिन गया है ऑफिस में, ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरा तो रोज़ ऐसे ही जाता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे से तो कोई ढंग से बात करता ही नहीं है, रोज़ का यही हो गया, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। अगर आप इसी चीज़ को, मतलब आपका एक दिन बुरा चला गया और आप ऐसे ही सोचे जा रहे हो बार बार कि मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं ही बुरी हूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहता, ये सब अगर आप बार बार एग्जैजरेट कर रहे हो, सो दिस इज़ नोन एज डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? इससे आपको डिप्रेशन आएगा, आपको एंग्जाइटी होगी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करोगे, राइट। इसके अलावा आप ये भी तो सोच सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, आज का दिन बुरा गया, कल का दिन क्या पता अच्छा जाए। तो ये क्या हो गया, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, राइट। आप ये भी सोच सकते हो कि चलो आज का दिन तो मेरा बुरा गया, परसों तो मेरा अच्छा गया था, परसों तो मेरे बॉस ने मेरे को अप्रिशिएट भी करा था और परसों मैंने ये टास्क कंप्लीट करा था। मतलब आप पॉजिटिव थिंकिंग भी सोच सकते हो। आप अपने पॉजिटिव इवेंट्स जो आप के लाइफ में हो रहे हैं, आपको उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि नेगेटिव इवेंट्स पे, राइट। हम हर एक के साथ, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, सबके साथ पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हैं और नेगेटिव इवेंट्स भी होते हैं। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे देख रहे हो। आप सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स को देख रहे हो या आप सिर्फ पॉजिटिव इवेंट्स को देख रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप ब्राइटर साइड में देखोगे, अगर आप पॉजिटिव साइड में देखोगे, तो आपको अपनी लाइफ अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर इज़ बिहेवियरल फैक्टर। बिहेवियरल फैक्टर ये बोलता है कि जो भी हम बिहेव करते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स से हम लर्न करते हैं, वो लर्निंग की वजह से होता है। अब अगर आपने लर्निंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लर्निंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला है लर्निंग बाय एसोसिएशन, दूसरा है ऑपरेंट लर्निंग। दोनों को ही मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। तो एसोसिएशन लर्निंग में क्या होता है, हम किसी चीज़ से एसोशिएट करके हम उस चीज़ को लर्न करते हैं। अगर हमारे साथ कोई एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो हम वही उसका रीज़न समझ लेते हैं। अच्छा, मैं इसको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ है और आपको वहाँ पे एकदम से चेस्ट पेन होने लग जाता है, जिस वजह से आपको क्या होने लग जाती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। ऐसा आपके साथ 2 बार हो गया, ठीक है, ऐसा आपके साथ 2 बार हो गया, तो आप क्या सोचने लग जाओगे कि ये मेरे को डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने जाने की वजह से हो रहा है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो फियर आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो डर आ जाएगा कि उस स्टोर की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप क्या करने लग जाओगे, आप उस स्टोर में जाना अवॉइड करने लग जाओगे, आप शॉपिंग पे जाना अवॉइड करने लग जाओगे, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाकर ही आपको ऐसा एंग्जाइटी फील हो रही है, क्योंकि आपने उस जगह को अपनी एंग्जाइटी का रीज़न मान लिया है कि आपकी एंग्जाइटी का रीज़न, आपके चेस्ट में पेन होने का रीज़न क्या है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है।
तो आप उधर जाना अवॉइड करने लग जाओगे। तो आपने क्या कर लिया, आपने एसोसिएशन फॉर्म कर लिया कि आपका जो चेस्ट पेन हो रहा है वो इस स्टोर की वजह से हो रहा है। और नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके आपको ऐसा फील हो भी नहीं रहा, एक्चुअल में आपको चेस्ट पेन नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि आपको 2 बार हो चुका है तो आपको पता नहीं अपने आप ही लगने लग जाएगा कि मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है। सो दिस इज़ लर्निंग बाय एसोसिएशन। आप एसोसिएट करके चीज़ें लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट आता है ऑपरेंट लर्निंग। ऑपरेंट लर्निंग में क्या है कि अगर आपको कोई इंसेंटिव प्रोवाइड्स कर देता है, अगर आपको कोई नेगेटिव इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है या पॉजिटिव इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसी तरह अपना बिहेवियर करने लग जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डाइटिंग कर रहे हो अपना वेट लूज़ करने के लिए, ठीक है, और आप ऐसे वेट लूज़ कर लेते हो और आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब तो तू बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पतली हो गई, अब तो तू और ज़्यादा पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्या राज है तेरा, है ना। तो आपको क्या लगेगा कि मैंने डाइटिंग करी तो मैं पतली हुई, और अब मैं पतली हुई तो मेरे को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब मेरे साथ रहना चाहते हैं, सब मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आप और ज़्यादा डाइटिंग करोगे। भले ही आप भूखे मर रहे हो, भले ही आपको मतलब दिक्कत हो रही है, स्टार्व कर रहे हो आप, लेकिन आप डाइटिंग करोगे क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप और ज़्यादा डाइटिंग करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑपरेंट लर्निंग, कि आपको कोई किसी ने कुछ प्रोवाइड करा पॉजिटिव, आपके पास क्या है, पॉजिटिव कमेंट्स आए, तो इस वजह से आप अपने बिहेवियर में चेंज लाए आप, राइट, आप और ज़्यादा डाइटिंग करने लग गए। अब थर्ड टाइप की जो लर्निंग होती है वो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दिस इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग, वेरी हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से ही हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो हम देखते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं। बच्चे जो हैं वो जो कार्टून वगैरह देखते हैं, जो वो टीवी में देखते हैं, वो वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। अगर वो देख रहे हैं लोगों को गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हुए टीवी पे, तो वो वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे, और अगर वो कुछ अच्छा देख रहे हैं टीवी पे तो वो वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी है, जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मल बिहेवियर के ये सारे भी रीजंस हैं। तो दिस वाज बिहेवियरल फैक्टर, नाउ कम्स द सोशो कल्चरल फैक्टर्स। दिस इज़ द लास्ट फैक्टर। तो सोशल कल्चरल फैक्टर में हमारे सोसाइटी का क्या असर पड़ता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब ये फैक्टर कंसिस्ट करता है। इसमें पहला आता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, हम मिडिल क्लास के हैं, हम लोअर क्लास के हैं, हम अपर क्लास के हैं, वो हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मेंटल इलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। अब जो एक लोअर इकोनॉमिक क्लास का बच्चा होगा, उसको ढंग से खाने को नहीं मिलेगा, उसको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, राइट। अगर उसको कुछ बीमारी हो भी जाती है तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे कि बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा ये चीज़ में, है ना, और छोटी मोटी चीज़ों को तो वो मानते भी नहीं हैं। तो ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा उस बच्चे को, तो उसके पास एनवायरनमेंट भी उसका अच्छा नहीं है, उसको खाने को भी अच्छे से नहीं मिल रहा, उसको डाइट अच्छी नहीं मिल रही है, उसकी जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में वो बहुत ज़्यादा असर लाएगा, ठीक है। तो जो लोअर इकोनॉमिक क्लास के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है मेंटल या फिज़िकल इलनेस होने का, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है, उनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, उनके पास ढंग की सोशल सपोर्ट नहीं है, उनके पास ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है जेंडर। आपका जेंडर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली ये देखा गया है कि जो विमेन है उनको डिप्रेशन की ज़्यादा मेल्स से कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रेशन विमेंस में देखा गया है। और मेन में क्या देखा गया है, मेन में
एंटी सोशल बिहेवियर ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू वेमेन। एंटी सोशल बिहेवियर या फिर कह सकते हैं एंग्री बिहेवियर, ये सब मेन में ज़्यादा देखा गया है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न है। हर चीज़ के पीछे साइकोलॉजी में रीज़न होता है। विमेन के अंदर डिप्रेशन क्यों किया जाता है, क्यों पाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि विमेन को ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा जा सकता है कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको ऐसे नहीं करना, किसी के सामने ज़्यादा बात नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन फील करती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करती है। तो उसके अंदर डिप्रेशन के ज़्यादा वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, फियर के, एंग्जाइटी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और वहीं पे अगर हम मेन को देखें तो मेन को क्या होता है, मेन का एक लिबरेटेड रोल होता है। मेन के ऊपर ज़्यादा रोक टोक नहीं होती कहीं जाने की कि तुम्हें ये नहीं करना, ऐसा ज़्यादा मेन के अंदर नहीं रहता। और मेन को एनकरेज किया जाता है उन्हें बोल्ड रहने के लिए कि तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसे सब उन्हें एनकरेज किया जाता है। सोसाइटी उन्हें एनकरेज करती है बोल्ड बनने के लिए, एग्रेसिव बनने के लिए। मतलब मेन को ऐसे ये उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, उनकी मतलब इमेज बना दी जाती है कि मेन है, उनको वो एग्रेसिव होंगे, वो बोल्ड होंगे। तो जब लोग, सोसाइटी उन्हें ऐसा बिहेव करने के लिए फोर्स करती है तो कहीं ना कहीं वो उसका असर उनके ऊपर आ जाता है। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, एंग्री भी रहते हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादा एंटी सोशल होते हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा रहता है। तो इस वजह से वो एंटी सोशल हो जाते हैं। मतलब एंटी सोशल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोगों को मारते हैं, सोसाइटी में मतलब एग्रेसिव बिहेव करते हैं। इस तरह से एंटी सोशल एंग्री वो रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है देखी गई हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सोशो कल्चरल फैक्टर में आता है एज। एज कैसी है, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जो ओल्ड एज थे उन लोगों के अंदर ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता था। लेकिन आजकल के टाइम पे, आजकल के मॉडर्न टाइम पे जो हम जैसे एज के लोग हैं, हम जैसे बच्चे हैं 18 से 30 इयर्स के बीच में जो यूथ है, उनके अंदर ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स देखी जाने लगी हैं। ठीक है, सो एज इज़ अ फैक्टर। फिर हमारे कल्चर कैसे हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे जो रूरल एरियाज़ में हैं वो लोग ज़्यादा मस्त रहते हैं, उनके पास क्या रहते हैं, नेचुरल एयर रहते हैं, सब्जी वगैरह अच्छी रहती हैं, क्वालिटी की रहती हैं। और जो अर्बन एरिया में है वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। हमारे पास ऊपर से हम पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे पास क्लीन वाटर नहीं मिलता, हमें जो सब्जियां मिलती हैं वो सब केमिकल्स वगैरह से रहती हैं, फ्रूट सब्जी सब। तो हमारे अंदर क्या है, हम शहर में लोग लोनली फील करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को, सबको जो है अफेक्ट करती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स थे। कौन कौन से, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, सोशो कल्चरल फैक्टर्स। तो आई होप ये एबनॉर्मल बिहेवियर का टॉपिक आप सबको क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को ये बोलनी थी कि अगर हमारे आसपास ऐसा कोई पर्सन है जो एबनॉर्मल है या फिर जो एबनॉर्मली बिहेव करता है, तो उसके ऊपर प्लीज़ हंसना मत। मतलब हम, अगर आप लोगों को देखते हो जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम है, जैसे कोई हैंडीकैप्ड है, ठीक है, फिज़िकली चैलेंज है, किसी के पास पैर नहीं है या हाथ नहीं है, तो आप हंसते हो क्या? नहीं हंसते ना, राइट? वी डोंट लाफ एट देम। लेकिन अगर हम देखते हैं कोई बच्चा जो है वो, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। स्पेशली एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और उन्हें बुली नहीं करना चाहिए। और क्योंकि मेंटल इलनेस भी ट्रीट किया जा सकता है, जैसे फिज़िकल इलनेस ट्रीटेबल है, ऐसे ही मेंटल इलनेस इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल। बस हमें उन्हें स्पेशल केयर देनी पड़ती है, थोड़ा प्यार देना पड़ता है, उन्हें अटेंशन देना पड़ता है। एंड with proper guidance, counseling, therapy, treatment, they can also be treated. So please do understand yourself and try to make others understand this. एंड यही था एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर, जिससे अगर मैं अगली साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आपको जल्दी से पता चल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।